हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे हो ये फिजिक्स का सेशन मेरे साथ। आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं कि आप लोगों को एक एक बात अच्छे से समझा पाऊं। ओके। एंड जो भी यूट्यूब पे आपके कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। ओके। सो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा एंड आई होप कि उस टॉपिक के साथ आप लोगों ने एंजॉय किया हो, एक फील ली हो, एक कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग बैठे हो कि यार ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गया। हमने असाइनमेंट भी अच्छे से सॉल्व कर लिया। मैंने इक्विलिब्रियम डिस्कस करा आपके साथ कि इक्विलिब्रियम कैसा होगा चार्ज पार्टिकल्स का अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ओके। नाउ अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज का टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ना क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल और क्या खास बात है कि हम इसी को स्पेशली पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई मींस टू, पोल मींस समथिंग अपोजिट लाइक साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल आप लोग सुनते हो। तो इलेक्ट्रिक में पोलैरिटी या वो ऑपोजिट क्या हुआ, प्लस एंड माइनस। तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ चार्जेस जिसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू पड़े हो, माइंडेड इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन ऑपोजिट साइन के। एक ऐसा सिस्टम ऑफ चार्जेस जिसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू कुछ डिस्टेंस पर पड़े हुए हो, उस सिस्टम को मैं क्या नाम दूंगा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या ये मेरी बात समझ में आई है? तो मतलब कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा है, जिसके अंदर एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू कुछ डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है। दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या ये बात समझ में आई है? पक्का आ गई ना समझ? अब यहां पर एक क्यूरियोसिटी पढ़ते हुए हमारे दिमाग में आनी चाहिए। क्या सर, ये तो प्लस क्यू और माइनस क्यू है, ये तो अट्रैक्ट हो जाने चाहिए, एक दूसरे की चुम्मी ले लेने चाहिए। नहीं, होना चाहिए ना कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये दोनों तो अट्रैक्ट करने चाहिए। ये कैसे, क्या क्या कह रहे हो सर, ये सिस्टम वाली बात कैसे कह रहे हो कि एक प्लस क्यू और माइनस क्यू कुछ डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है? ऐसा ही कुछ कह रहा हूं? बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से देखेंगे। मान लो ये एक मार्कर, मानना क्या है ये मार्कर, इस मार्कर पे सपोज मैं इधर एक बॉल और इधर एक बॉल पेस्ट कर दूं। ये सपोज इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू है, दो बॉल्स है। क्या ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को खींच पाएगी? क्या ये मार्कर को फाड़ कर तोड़कर यूं चिपक जाएंगी? नहीं। क्या ये प्लस क्यू अब अलग से कहीं घूम रहा है? क्या ये माइनस क्यू अलग से कहीं घूम रहा है? अब जो भी होने वाला है इस सिस्टम के साथ होने वाला है। तो मैं कहूंगा कि ये मार्कर और ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू मिलके दिस इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। एंड ये सिस्टम इस समय क्या कहलाने वाला है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या मैं मेरी बात समझ में, एक एग्जांपल समझ में आया? सिमिलरली आप लोगों ने शायद कभी सुना हो, सुना ही होगा यार, साइंस स्टूडेंट्स हो, सुना है ना, कौन है ये, कौन है भैया, कौन सा HCl का मॉलिक्यूल है? आप लोग ऐसा कुछ बनाते हो, इसमें बनाते हो ना, इसमें पॉजिटिव पोलैरिटी, इस पे नेगेटिव पोलैरिटी। सो यहां पर ये प्लस बैठा हुआ है और ये माइनस बैठा हुआ है, क्या ये एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं? इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है कि कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव कुछ डिस्टेंस पर हमेशा पड़े हैं। सो दिस मॉलिक्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। अब जो भी होने वाला है इस HCl मॉलिक्यूल के साथ, तो HCl कुछ, ये मॉलिक्यूल जो भी है ये क्या कर रहा होगा, पूरा इधर जा रहा है, पूरा घूम रहा है, क्या कर रहा होगा? तो ये अभी इसकी H की आइडेंटिटी अलग नहीं है, Cl की आइडेंटिटी अलग नहीं है, इस समय HCl की आइडेंटिटी। तो HCl एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है। तो क्या पता लगा आप लोगों को भी क्या खास बात है? मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को ही मेनली क्यों पढ़ रहा हूं। समझ में आया डाइपोल? वो क्वेरी क्लियर हुई कि ओके, प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे को खींच क्यों नहीं रहे? इस प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण ही कहीं ना कहीं बंधे भी हुए। ओके। नाउ तो एक डाइपोल की एक ताकत क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसके लिए हमने एक क्वांटिटी बनाई जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नॉट मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मैथमेटिकली। तो मैं इसको कैसे लिखूं? इसके लिए हमने एक सिंबल दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम मेजर करते हैं P से।
मान लो ये एक प्लस क्यू है, ये एक माइनस क्यू है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ अगर डी है, तो मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैसे मेजर करूंगा? मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस उठाऊंगा, क्योंकि दोनों इक्वल है तो किसी भी एक का, एंड मल्टीप्लाई कर दूंगा सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, क्यू इनटू डी। एंड अब ये बात सर क्या डाइपोल स्ट्रेंथ मोमेंट वर्ड से कैसे आ रही है? थोड़ा सा वापसी जाते हैं, 11th क्लास में मोमेंट वर्ड कहां पढ़ा? थोड़ा सा फ्लैशबैक में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब समथिंग घूमने वाली बात जब जब हो रही थी तो हमने मोमेंट वर्ड का यूज करा। नाउ एक डाइपोल की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, उसकी घूमने की टेंडेंसी से पता चलती है, जो भी आपको पता चल जाएगा आगे चल के कि ये घूमने की टेंडेंसी से मेरा क्या मतलब आगे चल के, मतलब एक दो लेक्चर में मैं आपको ये बात क्लियर कर दूंगा। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट स्ट्रेंथ बता रहा है किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल की। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इसकी घूमने की टेंडेंसी इस बात पे भी डिपेंड करने वाली है कि ये कैसा पड़ा हुआ है या किस डायरेक्शन में अलाइंड है। सो हमने क्या करा, ऐसा कुछ लिख दिया। तो ये क्या बता रहा है इस समय कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये वेक्टर है तो इसकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए। बाय कन्वेंशन वी हैव टेकन इट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, ध्यान रहे मैं कन्वेंशन बोल रहा हूं। कन्वेंशनली हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ले लिया। ओके, हम चाहते तो प्लस से माइनस भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो हमने कन्वेंशनली स्टार्ट कर दिया हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जस्ट लाइक आपको ये राइट दिख रहा होगा भैया, ये राइट और ये लेफ्ट ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है? मैं अपनी तरफ अकॉर्डिंग बोलता हूं, मेरे लिए राइट है। इसको राइट क्यों बोला गया भाई? जिसने राइट बोल दिया, राइट बोल दिया, कन्वेंशनली स्टार्टिंग कर दी। दिस इज लेफ्ट कन्वेंशनली। अब मैं बोलूं सर ये लेफ्ट क्यों है? सर क्योंकि ये लेफ्ट है। तो ये कोई आंसर तो नहीं हुआ। ओके, सो दिस इज कन्वेंशन। सो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को नेगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू कन्वेंशनली अज्यूम कर लिया। ओके, नाउ इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? बनाओ जी, कूलम मीटर। अब कुछ हम बच्चों की राइटिंग बड़ी प्यारी होती है, इतनी प्यारी कि कैपिटल सी और स्मॉल सी का पता ही नहीं चलता, तो ऐसे में ये कुछ ऐसा दिखाई दे जाएगा, सेंटीमीटर लगने लगेगा। ओके, तो इसीलिए इस एरर को दूर करने के लिए आप कुछ ऐसे इसको लिख सकते हो, कूलम मीटर। माइनस नहीं कर रहा, डैश लगाया, कूलम मीटर। कोई प्रॉब्लम बच्चे यहां तक? सभी को क्लियर है? आप लोगों ने सुना होगा वाटर इज पोलर, सुना है कभी कि वाटर जो है वो पोलर है? तो पोलर का मतलब क्या हुआ? पोलर का मतलब है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो कुछ पोलैरिटी लेके बैठा हुआ है। पोलैरिटी लेके बैठा हुआ का मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल के पास कुछ नेट डाइपोल मोमेंट है। वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं, H ऐसा ही कुछ होता है। ये नेगेटिव बैठा हुआ है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन इतना तो हमें पता है कि वाटर का मॉलिक्यूल के साथ कुछ ऐसा होता है। सो नाउ कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर एक पी ये रहा, एक पी ये रहा, क्या मेरे पास रिजल्टेंट पी नहीं आ जाएगा कुछ? मतलब वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है वो एक नेट डाइपोल मोमेंट लेके बैठा हुआ है, और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि उसके पास अपनी एक पोलैरिटी है, एंड वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? सिमिलरली आप CO2 को सोचो, CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है आपने लीनियर पढ़ा हुआ है, COO, O नेगेटिव नेगेटिव और C पॉजिटिव पे है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव P, नेगेटिव टू पॉजिटिव P, दोनों P कैंसिल आउट हुए, नेट P 0 हो गया। तो मैं कहूंगा CO2 के मॉलिक्यूल के पास कोई पोलैरिटी नहीं है, तो CO2 नॉन पोलर है। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो मेरे बच्चे? कोई परेशानी तो नहीं? क्या आपको डाइपोल समझ आ गया? ये समझ आ गया हम डाइपोल को ही क्यों पढ़ रहे हैं खास। देन डाइपोल मूवमेंट क्या है, मूवमेंट वर्ड कहां से आया ये याद आया। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या बनाया, पी क्यू इंटू डी बनाया। कन्वेंशनली इसकी डायरेक्शन हम क्या लेने वाले हैं, नेगेटिव टू
पॉजिटिव। क्लियर है बच्चे यहां तक? चल आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि -q +q और d, अगर सपोज मैं डाइपोल के जो दोनों चार्जेस है उनके बीच का डिस्टेंस 2a रख दो, तो जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होगा दैट विल बी q into 2a। ओके, एंड कन्वेंशनली हम हमेशा जो डिस्टेंस होगा दोनों चार्जेस के बीच का उसको 2a लेके चलेंगे। 2a ही क्यों लेके चलेंगे अभी क्लियर हो जाएगा, कुछ फायदा ही हो रहा होगा। ओके चलो देखते हैं। So now let us start to find, अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, दो चार्ज पड़े हुए, ये डाइपोल है। क्या इसकी वजह से आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी? इस सिस्टम की अपनी एक फील्ड होगी नहीं होगी? होगी। तो अब हम डिराइव करते हैं कि यार चलो इस डाइपोल की वजह से आसपास फील्ड कितनी होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, वो कैसे वेरी कर रही होगी। सो हम पहला केस डिराइव करते हैं, पहला टॉपिक, पहली डेरिवेशन अभी तक के हमारे कोर्स की, टू डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान से सुनो, अगर आप नाम को ही अच्छे से समझ लो तो अपने आप शुरुआत हो जाएगी और डेरिवेशन पूरी याद हो जाएगी, क्योंकि हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और वही अप्लाई करने वाले। क्या डिराइव करने वाले हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट्स। एक्सियल पॉइंट यानी डाइपोल के लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ये जो ये लाइन बनी, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इसकी एक्सिस। तो इस एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, तो ध्यान से देखेंगे इस डेरिवेशन को। सबसे पहले तो एक प्यारू सा डाइपोल बनाओ, छोटू सा प्यारा सा बना दिया जी डाइपोल। सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिखा दो कुछ 2। ओके, नाउ कोशिश करना स्केल की हेल्प से बनाना, अच्छा सा प्यारा सा बनेगा। इस एक्सियल लाइन पर कहीं पर भी एक कोई पॉइंट मान लो, लेट्स से इसे ए बोल दिया। मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करनी है, फाइंड करनी है। नाउ तो ये पॉइंट कुछ तो डिस्टेंस पे होगा डाइपोल से, तो कितना मानूं? लेट्स से r डिस्टेंस मान लेता हूं। तो r इससे मानूं या इससे मानूं? अगर इससे मानता हूं तो क्या भाई मैं मेरे से क्यों नहीं मान रहा यार? इससे मानूं तो क्या भाई चल मैंने क्या बिगाड़ा है? तो एक काम करते, पार्शियलिटी नहीं करते, क्योंकि डाइपोल एक सिस्टम है, तो क्यों ना हम सारे डिस्टेंसेस जब भी डाइपोल से मेजर करेंगे तो उसके मिड पॉइंट से मेजर करेंगे। तो लेट्स से मान लिया कि जिस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं वो डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस दूर है, या मैं सिंपली कह सकता हूं इट इज r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो नाउ मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो वो कैसे करना था। पहला स्टेप, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पता चल गया जी। दूसरा स्टेप, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगी जी? इन दोनों की वजह से होगी। तीसरा स्टेप, उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शंस बनाओ। ओके, -q वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगी, लेट्स से E ड्यू टू -q बोल दो इसे। +q वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, लेट्स से E ड्यू टू +q बोल दो। क्लियर है बात? आई होप कि मैं इतना बड़ा लिख रहा हूं कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा हो। ओके, नाउ तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप क्या था? इनके मैग्नीट्यूड्स लिखो। एंड पांचवा स्टेप, इनका वेक्टर सम कर दो। तो चलो लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q का मैग्नीट्यूड क्या होगा? -q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखो, मेरे को क्या क्या चाहिए? kq/r², यही पढ़ा था। k q मैग्नीट्यूड पुट करूंगा चार्ज का, अपॉन में डिस्टेंस। इस -q से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे? देखो r प्लस a, पता लग रहा है? r प्लस a। अब आपको रीजन भी पता चल गया होगा कि मैंने 2a क्यों लिया। अगर मैं a लिखता या d लिखता तो मुझे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को a/2 या d/2 करना पड़ता। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस को आसान रखने के लिए हमने जानबूझ के इसे 2a लिख लिया कि हमें फ्रैक्शन पे ना जाना पड़े। ओके, जस्ट टू अवॉइड फ्रैक्शंस। सो सिमिलरली
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू अगर देखो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू अपॉन में, मेरे बच्चा अब ये देखो डिस्टेंस, आर में से ये घटा दूं, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? सो नाउ चौथा स्टेप हो गया जी, मैंने दोनों के मैग्नीट्यूड लिख दिए ना। पांचवा स्टेप, मुझे इनका वेक्टर सम करना है। दोनों वेक्टर्स अपोजिट दिख रहे हैं, तो अपोजिट दिख रहे हैं तो क्या करूं, बड़े में से छोटा घटा दूं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैं कैसे निकालूं, मैं E प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड में से, क्योंकि देखो बड़ा है, E माइनस क्यू वाले का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। देखो ध्यान से, ये बड़ा है ना वैल्यू, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर छोटा है। सो इसमें से इसे घटाता हूं और मेरे पास, अच्छा यहां पे ना प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखो, मैं मॉड लिख रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड्स की बातें कर रहा हूं अभी। ओके, बड़ा क्लियरली ध्यान से देखो। सो पुट करता हूं के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अगर मैं के क्यू कॉमन ले लूं, I'll get 1 upon r minus a whole square minus 1 by r plus a whole square। चलो जी सिंप्लीफाई करते हैं, के क्यू एलसीएम लेता हूं, इतनी गणित तो हम सभी को आती है, थोड़ा सा शॉर्टकट कर दूं, अभी नहीं करते, चलो हमें सभी तरह के बच्चों को देख के चलना है। क्या ये स्टेप क्लियर है? मैंने एलसीएम लिया, इधर इधर, नाउ इसको खोलते हैं जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर बोल माय प्लस प्लस माइनस रहे हो और कर माइनस माइनस प्लस रहे हो, क्योंकि बाहर माइनस था, साइन बदल दिए मैंने, नीचे एज इट इज पड़ा रहा। देखो 1 2 1 2, ये बाहर में गए, मेरे पास आ गया के क्यू 2ar प्लस 2ar को क्या मैं 2 इंटू 2ar लिख सकता हूं, एंड अपॉन में इस टर्म को एज इट इज पड़े रहने दो। नाउ q इंटू 2a क्या पढ़ा था हमने, p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मेरे पास रिजल्ट आ गया 2 k q इंटू 2a क्या बना, p r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। So this is what E net का मैग्नीट्यूड। क्या ये बात क्लियर है? एक चेक कर लूं, बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है, यस, तो आई हैव स्पेस, तो मैं इसके आगे यहां पर कर सकता हूं। क्या ये बात क्लियर है? नाउ अगर मुझे डायरेक्शन सोचनी हो, मेरे बच्चे याद करो, देखो ये E प्लस क्यू वाला जो वेक्टर है ये बड़ा है E माइनस क्यू वाले से, तो जब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा होगा तो रिजल्टेंट किस तरफ आया, E प्लस क्यू के अलावा। नाउ वन मोर थिंग, याद करो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने क्या रखी थी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो E नेट होगा, E नेट वेक्टर इज अलोंग, क्या ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में हुआ नहीं हुआ, तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, सोचो। अब मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड को छोड़ू तो वेक्टर कैसे लिखते थे, याद करो वेक्टर की नोटेशन, पहले मैग्नीट्यूड और फिर यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड पूरा रख दो 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड किस डायरेक्शन में, p की डायरेक्शन में, तो साथ में क्या लिख दो, p कैप। डन। याद करो मैग्नीट्यूड और इनटू में यूनिट वेक्टर अगर होता था तो क्या बन जाता था, a वेक्टर। देखो जी ये रहा p मैग्नीट्यूड, ये रहा यूनिट वेक्टर, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2k p वेक्टर अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। क्या ये बात सभी को समझ में आई है? पक्का। मैं इसी डेरिवेशन को एक और तरीके से कर सकता था, वो अब मैं डिस्कस करता हूं कि मैं अगर डायरेक्ट शुरू में ही वेक्टर की अप्रोच लेके चलता, ओके, तो ये सारा अगर आप वीडियो पॉज करके एक बार कॉपी कर लेंगे किसी नोटबुक में तो ये तरीका भी आपको दिख जाएगा, ठीक है, जो मैंने मटेरियल में नहीं दिया है। मटेरियल में मैंने वेक्टर मेथड वाला तरीका दिया जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, ओके, तो ये आप कॉपी कर सकते हैं,
ठीक है, वीडियो पॉज करिए, इसे कॉपी कीजिए। नाउ मैं दूसरा तरीका आपके साथ शुरू कर रहा हूं। चलो दूसरा मेथड क्या होगा, अगेन डायग्राम बनाया, डाइपोल बनाया, टू वे डिस्टेंस दिखाया, एक पॉइंट ए लिया जो मिड पॉइंट से r डिस्टेंस दूर है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दिखा दी। ओके, जो पॉइंट ए है उस पर E प्लस क्यू की वजह से दिखाया, E माइनस क्यू की वजह से दिखाया, ये डायग्राम कंप्लीट हो। नाउ जहां मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, अगर मैं इसे शुरू से वेक्टर लिखता तो E माइनस क्यू वेक्टर को देखो, ये P वेक्टर के अपोजिट है, तो क्या मैं इसे मैग्नीट्यूड और इनटू में यूनिट वेक्टर लिख सकता था? ध्यान से देखो, किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड और फिर इनटू में यूनिट वेक्टर। ये क्या बता रहा था, डायरेक्शन। अब देखो E माइनस क्यू की डायरेक्शन P के अपोजिट है। सिमिलरली E प्लस क्यू को सोचो, भाई मैग्नीट्यूड लिखूंगा और फिर यूनिट वेक्टर लिखूंगा। नाउ अगर मुझे वेक्टर सम करना हो तो सिंपली वेक्टर सम कहता क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है कि भैया दोनों वेक्टर्स को आप ऐड कर दो। कर दिया जी। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर के साथ में प्लस है और के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर के साथ माइनस है। क्या ये कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा होगा मेरे को? ध्यान से देखो मेरे बच्चे, बिल्कुल सब कुछ सेम कर रहा हूं, बस अब वेक्टर नोटेशन के साथ चल रहा हूं। सो नाउ ये देखो के क्यू कॉमन आया, साथ में क्या चल रहा होगा, पी कैप पी कैप पी कैप पी कैप पी कैप, और इक्वल में क्या चल रहा है, ई नेट। देखो ये वाला स्टेप आ चुका है। ओके, और इसी को मैं क्या लिख दूंगा, कुछ इस तरीके से। क्या ये दोनों तरीके क्लियर है मेरे बच्चे? दोनों में से जो आपको आसान लगे आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग करिएगा। ओके, एक दो बार इसे लिख के देखिए, आपको इसे लर्न करने की जरूरत नहीं है। इजीएस्ट डेरिवेशन है आपकी, फर्स्ट डेरिवेशन आपके 12th के सिलेबस की। नाउ इसी में बहुत खास बात देखते हैं, अगर मान लो कि जो ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं, ये बहुत दूर हो, मतलब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू दैट डाइपोल सेपरेशन, मींस if this r is much larger than a, then what will happen? Then I can neglect this a square. In that case ये E net मेरे पास कैसा बन जाना चाहिए, 2kpr by r to the power 4। ये कैंसिल हुआ, क्या बच गया मेरे पास? मेरे पास आ गया 2kp by r cube। वेरी 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 इंटरेस्टिंग पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इनवर्सली टू आर क्यूब चल रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इनवर्सली टू आर स्क्वायर होता था। क्या ये मेरी बात समझ में आई है सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इस रिजल्ट से मुझे दो खास बात पता चली जो आपने याद रखनी है। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट विल बी along the electric dipole moment। जिस डायरेक्शन में P है, एक्सियल पॉइंट पे E उसी डायरेक्शन में मिलेगा। एंड दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट फार पॉइंट्स विल वेरी एज 1 by r cube, not as 1 by r square। क्या मेरी ये बात समझ में आई है? सो प्लीज एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए, मटेरियल से रीड कीजिए, एक बार बहुत इज्जत के साथ विद प्रेजेंटेशन अपने पास से डेरिवेशन लिख के रख लीजिए। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड डेरिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, बढ़ते हैं। सो बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल क्या होता है? एक डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वर्ड आपने सुना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि मिड पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो उस लाइन को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। तो सबसे पहले आगे डायग्राम बनाता हूं, डाइपोल बनाया जी, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिखा दिया जी 2a, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दिखा दो,
नाउ इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी, मिड पॉइंट से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस लाइन पर कहीं किसी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन या एक्सप्रेशन फाइंड करना। तो लेट्स से एक पॉइंट मानता हूं सपोज ए, जो सपोज मिड पॉइंट से r डिस्टेंस दूर है। नाउ ये a और ये a तो था, तो ये a और a हो जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो अब देखिए इस पॉइंट पर माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा एंड उनका वेक्टर सम करूंगा। ओके, सो किस पॉइंट पर ये निकालना है? इस पॉइंट पर। किनकी वजह से होगा? इन दोनों की वजह से। डायरेक्शंस बनाते हैं। माइनस क्यू की वजह से E उसकी तरफ होगा, प्लस क्यू की वजह से E इससे अवे होगा। ठीक है, लेट्स से इसे E माइनस क्यू बोल देता हूं और इसे E प्लस क्यू। कोई प्रॉब्लम यहां पर? नाउ लेट अस राइट मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ दीस टर्म्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड K, Q चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ दिस इज A, दिस इज R, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ? अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और इस डिस्टेंस का क्या कर दिया? स्क्वायर। सेम ऐसे ही E प्लस Q का मैग्नीट्यूड देखते हैं। K, Q चार्ज का मैग्नीट्यूड और अपॉन में अगेन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, अगर मैं दोनों को ही कुछ E मान सकता हूं। अब मुझे इन दोनों का वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम में अब दोनों एक सेम डायरेक्शन में होते तो कैसे करता पता है, दोनों अपोजिट होते तो कैसे करता पता है। ठीक है, अगर किसको ये सब नहीं याद आ रहा तो मेरे लेक्चर नंबर 2 था इस चैप्टर का, जिसमें मैंने वेक्टर्स, और फिर लेक्चर 3 सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मैंने 11th का वेक्टर्स एक बार रिवाइज करवाया। ओके, तो वो सारा एक बार दोबारा देख लो, आपको याद आ जाएगा, क्योंकि ये सब बातें मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ अब मेरे पास ये दो E है जिनका मैग्नीट्यूड E है, सॉरी, इन दो वेक्टर्स को मुझे ऐड करना। मान लो लेट्स से अगर मैं इस एंगल को थीटा मान, मैं यहां पर थीटा इसलिए यूज कर रहा हूं, मैं वेक्टर्स को रिजॉल्व करके इसको सम निकालने वाला। ओके, क्योंकि मुझे दो वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो मुझे उन दोनों के बीच का एक ट्रायंगल पता होना चाहिए। ट्रायंगल की तो मेरे को जरूरत है। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हुआ, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हुआ, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये कॉरेस्पॉन्ड। एक काम करते हैं, इसको ना इतनी फिगर को मस्त एकदम हाई क्वालिटी वाले कैमरा से जूम करके देखते हैं कैसा दिखता है। भैया जूम कर दो सर। एक E ये दिख रहा है, ये मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, एक E ये दिख रहा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। मैं इतने से हिस्से को जूम करके दिखा। ओके, E ऑफ प्लस Q का मैग्नीट्यूड भी E है, E ऑफ माइनस Q का मैग्नीट्यूड भी E है। नाउ इस E के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ये, इधर बनेगा जी E cos थीटा और इधर बनेगा E sin थीटा। थीटा के साथ वाला हमेशा क्या लेना है? cos कंपोनेंट। इस E के भी मैं दो कंपोनेंट्स बना सकता हूं, E cos थीटा एंड E sin थीटा। नाउ सी, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, तो क्या मैं कह सकता हूं जो रिजल्टेंट आएगा, E नेट आएगा, वो E cos थीटा प्लस E cos थीटा होगा। ये तो मैं मैग्नीट्यूड की टर्म में लिख रहा हूं। ओके, अगर मुझे इसे वेक्टर में लिखना होता तो मैं इसे डायरेक्शन देता। ध्यान से देखो, जो 2E cos थीटा की डायरेक्शन आई है वो P वेक्टर के अपोजिट आई। क्या मैं यहां पर ऐसा कुछ लिख सकता हूं? P वेक्टर के अपोजिट मैग्नीट्यूड लिखा और डायरेक्शन लिखी, यूनिट वेक्टर। अगर आप यहां वेक्टर लगा रहे हो, अगर यहां वेक्टर नहीं लगा रहे हो तो आप इसको एज इट इज चलने दो, मैग्नीट्यूड के टर्म में फाइंड करो। चलो पहले मैग्नीट्यूड के टर्म में करते हैं। E की वैल्यू क्या थी? दोनों में से कोई भी रख दो, K Q by R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा।
इस फिगर से क्या मैं cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रख सकता हूं? पंडित बद्री प्रसाद अरब बोले, सोना चांदी तोले, सबने सुना हुआ है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ सी न्यूमरेटर को देखो, Q2A, Q into 2A क्या बन जाएगा? P, and this into this is R square plus A square की पावर 3/2। कुछ बच्चों को तो इसमें भी तोड़ते उड़ जाते हैं, सर ये कैसे आया? देखो मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, भूल जाते हो बचपन की पढ़ाई। A की पावर M into A की पावर N हो तो क्या हो जाता है? अगर कोई चीज रूट A लिखी हुई है तो मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं A into रूट A है तो मतलब A into A की पावर 1/2 है, तो A की पावर 1 plus 1/2 क्या बनेगा? वही करा है बच्चे, और कुछ नहीं। देखिए एक्चुअली तो ये स्टेप मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस लेवल पर, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी दिखते हैं जिनको इस स्टेप में प्रॉब्लम फेस होती है, तो मैं उनके लिए भी मैंने कहा ना, मैं सबको सोच के चलूं, बिल्कुल अप आईक्यू को भी और बिल्कुल डाउन को भी। मेरे लिए सब इंपॉर्टेंट है, सबको समझ आना चाहिए। ओके, नाउ सो ये आ गया मेरे पास रिजल्ट kp by r square plus a square की पावर 3/2। ना अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिख के चलता, या इसी के आगे अभी देखो मैं इसकी डायरेक्शन अगर बताऊं, तो मैग्नीट्यूड पता लगा मेरे को, मैग्नीट्यूड पता लगा। अगर मुझे इसे डायरेक्शन देखनी हो तो देखो डायरेक्शन फिगर में ये आया ई नेट, और ये पी के अपोजिट है, तो मैं लिख दूंगा ई नेट इज E net is opposite to P vector। मैंने अभी वीडियो रोक के जस्ट चेक करा, तो जहां मैंने डायग्राम बनाया वहां पर फ्लैश पड़ रहा है ट्यूबलाइट का, तो मैं इस डायग्राम को एक बार आपको दोबारा दिखा रहा हूं। यहाँ पर बनाकर मैंने क्या बनाया था, एक माइनस क्यू बनाया, एक प्लस क्यू बनाया, दोनों के बीच डिस्टेंस 2a है। मैंने मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, एक पॉइंट यहाँ पर अज्यूम करा, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया है, जो सपोज मिड पॉइंट से कितना दूर है r। माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके टूवर्ड्स बनाई, माइनस क्यू बोला, प्लस क्यू वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बना। ओके, मैंने ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, मैं सिर्फ डायग्राम को दोबारा दिखा रहा हूं। तो ये एंगल भी थीटा हुआ और ये एंगल भी थीटा। ओके, तो वो फ्लैश के कारण वहां पर नहीं दिख पाया। अब यहाँ पर ये डायग्राम मैंने दोबारा इसलिए आपको दिखा दिया। ना अगर मैं इसी डेरिवेशन को वेक्टर फॉर्म में करने की कोशिश करता, जैसे कि मैंने मटेरियल में दिया, तो यहां तक मैं सेम करता। मैं यहां पर वेक्टर नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर आप देखो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू की डायरेक्शन ना तो P के अलोंग है ना P के अपोजिट है। तो इन दैट केस यहां पर जो मेरे पास E नेट आया 2E cos थीटा, वो मेरे को साफ पता लग रहा है P के अपोजिट। तो मैं यहां पर वो चीज कर देता जो मैंने अभी आपको बताने की कोशिश भी की थी, क्योंकि P वेक्टर के अपोजिट है तो माइनस P कैप लगाया, तो यहां साथ में माइनस P कैप चल रहा होता, माइनस P कैप चल रहा होता, एंड P इंटू P कैप क्या बन जाता मेरे पास, मैं लिख देता E नेट इज इक्वल टू माइनस KP वेक्टर बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, सो यहां माइनस से साफ पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नाउ सी इफ अगर ये R A से बहुत बड़ा होता, अगेन मतलब जिस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं वो बहुत दूर होता एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द डाइपोल, इन दैट केस अगेन मेरे पास ये A स्क्वायर में नेग्लेक्ट कर देता, नीचे R स्क्वायर की पावर 3/2 बनता, 2 से 2 गया, अगेन ये नेट मेरे पास कैसा आ जाता है, माइनस KP वेक्टर बाय R क्यूब। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड R क्यूब के इनवर्सली वेरी कर रहा है, नॉट एज R स्क्वायर। सो मतलब अल्टीमेट कंक्लूजन क्या हुआ, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, not as R square। just that was the case in for a point charge। क्या ये मेरी बात क्लियर है? सो आज हमने दो डेरिवेशंस करी मेरे बच्चों। आई होप आप लोगों को ये दोनों डेरिवेशंस समझ में आई हो।
तो इन दोनों डेरिवेशन से एक कंक्लूजन निकालते हैं एंड देन आज के इस लेक्चर को हम ओवर करते हैं एक छोटा सा प्यारा सा होमवर्क देने के बाद। तो बच्चे आज के लेक्चर का कंक्लूजन क्या हुआ? आज के लेक्चर में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, क्या होता है डाइपोल मूवमेंट पढ़ा, क्या होता है उसकी डायरेक्शन देखी, कन्वेंशनल क्या है। डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करी एट एक्सियल पॉइंट एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक बार कंक्लूजन देखते हैं। एक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे E उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में P है। एट इक्वेटोरियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होगी किसके? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट या P है। दूसरा हमने एक इंपॉर्टेंट बात देखी कि दोनों ही केसेस में E इनवर्सली टू R क्यूब था, ना कि इनवर्सली टू R स्क्वायर, जैसा कि एक पॉइंट चार्ज के लिए हमने पढ़ा KQ by R स्क्वायर। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट बात बेटे, E एक्सियल का जो रिजल्ट आया, अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की, तो वो आया मेरे पास 2kpr by r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो मेरे पास बना 2kp by r क्यूब। आप k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस कर सकते हैं। एंड इक्वेटोरियल पे अगर आप देखें तो मेरे पास आया 2 नहीं है, माइनस kp अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, जो कि मेरे पास क्या बन गया, मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं तो नेगेटिव को छोड़ देते हैं, kp by r क्यूब। इन दोनों को देख के एक बात पता चल रही है कि E at axial point will be double of E at equatorial point अगर हम सेम डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं। मतलब अगर मैं मिड पॉइंट से जितने डिस्टेंस पे एक्सियल पे देख रहा हूं, अगर मैं उतने डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे आधी होगी जितनी की एक्सियल पे मिल रही है। क्या ये बातें क्लियर है मेरे बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हुआ है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें। ये दो डेरिवेशंस, इनके रिजल्ट्स और इनका जो कंक्लूजन डायरेक्शन को लेके मैंने और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब को लेकर बताया, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इन पे कंसेप्चुअल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो आई होप कि आज का लेक्चर पढ़ के आपको मजा आया हो, कुछ समझ आया हो कि ओके डेरिवेशंस टफ नहीं है, इजी है, एक दो बार लिख के देखेंगे लर्न हो जाए। ओके, अब हम लोग तैयार हैं नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, बहुत मजेदार सी चीज है, मजा आने वाला है, डिस्कस करेंगे। ओके, सो उससे पहले हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। आप डाइपोल पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, चार्ज पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ ली, सब कुछ पढ़ चुके हैं, मजा आ रहा है, होमवर्क हम करते जा रहे हैं। ठीक है, सो आज की क्लास से रिलेटेड होमवर्क में आप लोग असाइनमेंट नंबर 4 में सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे जो इन दो डेरिवेशंस पे बेस्ड हो। ओके, एंड आफ्टर नेक्स्ट 2 लेक्चर्स असाइनमेंट 4 आप पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, तो फिलहाल इन दो डेरिवेशंस को अच्छे से काम करें और इन दो डेरिवेशंस के रिजल्ट्स को याद रखें विद कंक्लूजन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो हमारा क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लव यू, आपके फिजिक्स गुरु की तरफ से, बाय बाय।